शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी कर चुके हैं। तो आज एक और रिएक्शन का टाइप हम स्टडी करेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें होता क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट था, उसकी हमने रिएक्शन कहा, रिएक्शन करने के बाद उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट आ गया, उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट आ गया और पहले वाला जो एलिमेंट था वो अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, और ये होता कब है? ये होता तब है जब जो सब्स्टिट्यूट करने वाला, मतलब रिएक्शन का जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब जो अगर एक रिएक्शन है उसमें दो मेटल्स इन्वॉल्व हैं, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अभी इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका कि मतलब ये रिएक्शन दिखती किस टाइप की है ये रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस टाइप की दिखती है कि कोई मेरे पास कंपाउंड है AB टाइप का, मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका कि एक्वस सॉल्यूशन बना होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया एक C कंपाउंड। AB मेरे पास एक कंपाउंड था, ये AB एक कंपाउंड है जिसमें A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं इसको, ताकि एक एक बॉन्ड क्लियर समझ में आए कि कहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा बॉन्ड क्रिएट हुआ। इसको और क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। तो मेरे पास एक कंपाउंड है AB जिसमें A और B ये दो हमारे एटम्स हैं और इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। ये AB मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है मेरे पास AB। ठीक है, AB इसमें मैंने ऐड किया। अच्छा, इसका क्या है, ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया, मतलब इसको वाटर में मैंने मिक्स कर दिया। इसमें मैंने ऐड किया, फिर उसके बाद इस AB का जो सॉल्यूशन था इसमें मैंने ऐड किया कोई एक एलिमेंट C, कोई एक एलिमेंट C। अब ये मैंने C जो एलिमेंट ऐड किया ये सॉलिड फॉर्म में ऐड किया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद हमको जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ऐसा होगा कि A ने बॉन्ड बना लिया C के साथ, A और C के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया। इस तरीके से A और C के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया और इन्होंने मिलके वो जो B था उसको अलग कर दिया। यहां पे क्या हुआ, ये B अलग हो गया। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है, नया कंपाउंड हमारे पास ये बना और ये एक कंपाउंड बना। ठीक है, तो इस टाइप की दिखती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से हुआ क्या, A और AB एक कंपाउंड था, इसमें मैंने C को ऐड किया, तो C ने क्या किया, B को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब जहां पे B था वहां पे C आ गया और B जो था वो अलग हो गया। ठीक है, इस C ने क्या किया, इस B को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इस B को इसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर कोई प्लेयर होता है वो हमारा इंजर्ड हो जाता है, किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो वो प्लेयर हट जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो वही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, B हट गया और B की जगह पे C आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन में अगर हम देखें तो A और B के बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ और एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ A और C के बीच में। ठीक है, तो पुराना एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। तो इस टाइप की ये केमिकल रिएक्शन हमारी देखने में लगती है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि उन्होंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट का इन्होंने सॉल्यूशन बनाया और उसमें ऐड क्या किया, आयरन को उसमें ऐड किया। उसके बाद जो रिएक्शन हुई, मतलब ये एक्टिविटी दी गई है एग्जांपल, तो उसके बाद जो रिएक्शन हुई उसमें क्या बना, FeSO4 का सॉल्यूशन बना हमारे पास, प्लस हमारे को कॉपर अलग से मिल गया
सॉलिड स्टेट में। तो ये उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये रिएक्शन लाइव मतलब इस रिएक्शन का जो प्रैक्टिकल में इस रिएक्शन को लाइव करके भी दिखाया था, तो वो उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो अगर आपको वो रिएक्शन देखना है कि किस तरीके से होता है, तो मैंने उसको पूरा एक्सपेरिमेंट करके समझाया है उसको, तो वो आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कंपाउंड था, इसमें मैं कॉपर को A बोल देता हूं और इसको मैं B बोल देता हूं, ठीक है। या फिर उल्टा कर लेते हैं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको A बोल देता हूं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको मैं C बोल देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, A और B, AB टाइप का जो कंपाउंड था उसमें मैंने एक C को ऐड किया और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, इसने B को तो हटा के अलग कर दिया और B की जगह पे खुद आके उसने बॉन्ड बना लिया। मतलब Fe जो था हमारा C, अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हमारा C है, ये A है और ये B हमारा अलग हो गया। तो इस टाइप की होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसमें ये बात है कि इस Fe ने डिस्प्लेस किया क्यों कॉपर को, डिस्प्लेस तो कर दिया लेकिन क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, ये कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। अभी ये सब उतना समझ में नहीं आ रहा होगा सॉल्ट वगैरह, मतलब कुल मिला के बात ये है कि कॉपर का एक कंपाउंड था हमारे पास और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मैंने एक दूसरा एलिमेंट इसमें ऐड किया। कॉपर का एक कंपाउंड है, अब मैंने एक ऐसा एलिमेंट डाला जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद कॉपर की जगह पे बॉन्ड बना लिया। यही काम मैं अगर आयरन की जगह कोई और मेटल डालता जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता, तो वो भी ये काम करता, ठीक है। जैसे कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जो हमारा मेटल एक और होता है वो होता है जिंक। अगर मैं आयरन की जगह पे यहां पे जिंक ऐड करता अगर, तो यहां पे क्या होता, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक भी सेम काम करता, कॉपर को अलग कर देता और खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता, तो यहां पे जिंक आ जाता, फिर जिंक आ जाता, ठीक है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव में कोई भी मेटल डालता तो वो यही करता। अब जिंक जो है वो हमारा आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक हमारा आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पे अगर मान लेते हैं ऐसा होता, ठीक है, पुराना वाले केस लेते हैं, यहां पे मैंने आयरन डाला था, यहां पे मैंने आयरन डाला था। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि मैं जो साइन जिस तरीके से बोल रहा हूं कि Fe Zn Cu SO4, तो सबको ये तो पता है ना कि Fe जो है वो आयरन के लिए होता है, Cu जो है कॉपर के लिए होता है, सिंबल तो याद होने चाहिए। अब ये मेरे पास FeSO4 बना, अगर इस FeSO4 में मैं एक ऐसा मेटल डाल दूं जो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जिंक अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा, ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद बॉन्ड बना लेगा, यानी यहां बनेगा ZnSO4 प्लस आयरन हमारा अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेटल ऐसा डालना है जो कि उस पुराने वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वो उसको अब उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप की होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अच्छा, अगर ये तो तब है जब मैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल रहा हूं, अगर मैं इस CuSO4 में ऐसा मेटल डाल देता जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव है, तब क्या होता। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिल्वर हुआ या फिर गोल्ड हुआ, ये हमारे कॉपर से कम रिएक्टिव है। अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस CuSO4 में अगर मैं ऐड कर देता Ag जो कि हमारा सिल्वर होता है, Ag सिल्वर का फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया, तब क्या होता, अब ये सिल्वर जो है ये लेस रिएक्टिव है और यहां पे कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है। यहां पे क्या था, यहां पे कॉपर लेस रिएक्टिव था और ये आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अब यहां पे मैंने कॉपर से कम रिएक्टिव डाला है, तब यहां पे क्या होगा, तब यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, यहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा ना कोई बॉन्ड क्रिएट होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे रिएक्शन होगी, ठीक है।
तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर में लिख के आएंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन अकर। ठीक है, कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देता हूं एक बार, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये जो है ये कम रिएक्टिव होते हैं, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है, ये सब ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं अब मुझे क्या पता है कि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है हमारा कॉपर। ठीक है, अगर मैंने सिल्वर का कोई कंपाउंड लिया, मान लेते हैं AgNO3 ले लेता हूं मैं। ठीक है, AgNO3। अब इस AgNO3 में मैंने क्या किया, इस AgNO3 में मैंने कॉपर ऐड कर दिया, Cu मैंने कॉपर ऐड किया इसमें। अब क्या होगा, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सिल्वर को इसकी जगह से हटा देगा, मतलब रिएक्शन होगी, उसके बाद सिल्वर को तो अलग कर देगा, सिल्वर तो अलग हो गया। अब सिल्वर की जगह पे कॉपर को ऐड होना है। ठीक है, कॉपर ऐड हो जाएगा तो बनेगा Cu कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब ये होल ट्वाइस क्यों है, क्योंकि कॉपर की जो है वो वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट जो होता है उसकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, Cu जो होता है वो होता है हमारा 2+, और ये NO3 जो है ये होता है 1-, तो क्रॉस वैलेंसीज कराएंगे तो CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब यहां पे हमें दिख रहा है ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे बड़ी आसानी से, बैलेंस भी कर देंगे इसको। इस यहाँ पे 2 है, NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और Ag2 हो गया तो फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे और बीच में प्लस लगा देंगे, होल ट्वाइस और 2+2। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस भी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। ठीक है, कम रिएक्टिव को हटा देगा। अच्छा, अब एनसीईआरटी वाला जो एग्जांपल था उसी को लेते हैं दोबारा। CuSO4 का मैंने सॉल्यूशन बनाया, इसमें मैंने ऐड किया आयरन को। ठीक है, सॉलिड। इसके बाद क्या बना, FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये रिएक्शन हुई। अब मैंने वैसे तो कह दिया अगर आपको इसे देखना है, क्योंकि उससे अगर आप किसी चीज को देख लें अपनी आंखों से तो उससे ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी कुछ लोग आलसी होंगे, वीडियो नहीं देखना चाहेंगे, तो उनको मैं समझा देता हूं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब कैसा ब्लू होता है, अगर आपको एग्जैक्ट देखना ही है कि ये कैसा होता है तो वो वीडियो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ये FeSO4 जो होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, पेल ग्रीन कलर का होता है ये FeSO4, और कॉपर तो हमारा मेटल है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा मेटल होता है कॉपर। तो इस रिएक्शन में हम करते क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं एक बीकर में, वो बीकर कह रहा हूं टेस्ट ट्यूब में, कोई भी हम वेसल ले सकते हैं, बीकर भी ले सकते हैं, वैसे टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, कोई एक वेसल है उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने आयरन नेल डाला, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट डाला, तो आयरन डालने से क्या होगा, उसका जो कलर होगा वो धीमे धीमे क्या ऑब्जर्व होगा, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो रहा है धीमे धीमे उसका जो कलर है। ठीक है, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो रहा है, और एक रेडिश ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट है, एक रेडिश ब्राउन कलर की चीज जो है वो अगर मैंने आयरन नेल डाला था तो आयरन नेल पे जमा हो गई। जैसे कि यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मेरा आयरन नेल था। ठीक है, तो इसको मैंने जब सॉल्यूशन में डिप कराया, ये मान लेते हैं ये मेरा टेस्ट ट्यूब है और यहां तक ये मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है।
ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन था। तो अब जैसे पहले तो ये कॉपर सल्फेट ब्लू था, फिर धीमे धीमे जब रिएक्शन होगी तब ये ब्लू से क्या बन जाएगा, ये ब्लू से बन जाएगा पेल ग्रीन कलर का, ठीक है, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस इस नेल पे यहां पे स्टिक होता जाएगा, यहां पे चिपकता जाएगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, यहां पे इस नेल पे यहां पे आ जाएगा। वो रेडिश ब्राउन क्या है, वो ये कॉपर है, वो यही वाली कॉपर है। अब कॉपर इस सॉल्यूशन में से तो अलग हो गया, तो वो कॉपर जो है वो इस नेल पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा ये FeSO4 का बन जाएगा। तो ये मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको डिटेल में इसको देखना ही है रिएक्शन में कैसे होता है एक्सपेरिमेंट, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये बात तो हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मेन चीज आपको क्या है, आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, कोई ए बी टाइप का कंपाउंड है, उसमें सी को ऐड किया गया और आपसे पूछा गया कि ये रिएक्शन क्या होगी, तो पहली बात तो ये कि रिएक्शन होगी भी कि नहीं। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप क्या चेक करेंगे, क्या ये सी जो है ये बी से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सी जो है, अगर केस का सी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तब तो ये रिएक्शन होगी। और रिएक्शन क्या होगी, AC बन जाएगा और बी जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, तब तो ये होगा। अगर क्या है AB प्लस सी है और यहां पे क्या है बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सी से, बी जो है वो सी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो और इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, मान लेते हैं अब एक सीरीज टाइप की बनाते हैं, मतलब मैं पहले एक कॉपर सल्फेट ले रहा हूं, ठीक है, कॉपर सल्फेट एग्जांपल, और फिर मैं क्या करूंगा उसमें मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव डालूंगा, फिर उसका जो कंपाउंड बनेगा उसमें मैं और भी ज्यादा रिएक्टिव, तो एक सीरीज टाइप की बनाते हैं, एक मतलब रिएक्शन का एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। मैंने क्या किया, CuSO4 लिया, इसमें मैंने ऐड किया आयरन को, इसमें मैंने ऐड किया आयरन, तो हमने अब तो ये रिएक्शन देख लिया कई बार, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस FeSO4 को लिया, अब इसका जो सॉल्यूशन बना उसमें मैंने क्या ऐड किया, उसमें मैंने ऐड किया जिंक को। जिंक को जब मैंने ऐड किया तो जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक जो है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या बनाएगा जिंक ZnSO4 और ये आयरन को अलग कर देगा, इसने आयरन को अलग कर दिया। अब मैंने ZnSO4 लिया, इसमें मैंने ऐड कर दूंगा कोई ऐसा एलिमेंट जो कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हमारा होता है एल्यूमिनियम, ले लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जब लेंगे तो एल्यूमिनियम का सल्फेट बनेगा Al2SO4 थ्राइस, हाँ ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हमारा क्या कहते हैं जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव, और ये फॉर्मूला मैंने क्रॉसओवर मेथड से बनाया, क्योंकि Al जो होता है उसकी वैलेंसी होती है +3 और SO4 जो है वो होता है हमारा 2-, तो ये Al2SO4 का होल थ्राइस, तो वो फॉर्मूला वैसे बनाया है। और क्या होगा, और हमारा यहाँ पे जिंक जो है वो अलग हो जाएगा, प्लस Zn अलग हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया, इसको आप बैलेंस तो अपने आप कर सकते हैं ना, अब आपने बैलेंसिंग तो सीख लिया रिएक्शन की, तो आप इसको आराम से बैलेंस तो कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 2 लगा देते हैं, और ये थ्राइस है तो यहां पे 3 लगा देते हैं, और यहां पे 3 लगा देते हैं, 3Zn हो गई बैलेंस। इसमें मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिया, मान लेते हैं इसमें मैंने डाल दिया कैल्शियम, कैल्शियम डाल दिया इसमें मैंने, इसके बाद रिएक्शन हुई उसमें क्या होगा, उसके बाद बनेगा
SO4 प्लस Al को बाहर कर देगा फिर ये, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। फिर इसने Al को भी बाहर कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता जा रहा है, कम रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है। जो कम रिएक्टिव वाला होता है वो अलग हो जाता है फिर, और जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होता है वो उसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है। और अगर मैंने यहीं पे क्या किया होता, कॉपर से कम रिएक्टिव ले लिया होता, यहाँ तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगर मैंने यहाँ पे गोल्ड ले लिया होता जो कि कम रिएक्टिव है, या मैं प्लेटिनम ले लिया होता जो कि सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, ये रिएक्शन यहीं पे रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे अगर ZnSO4 में मैं कॉपर डाल देता एल्यूमिनियम की जगह, तो भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर जो है इससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। अगर ज्यादा रिएक्टिव डालेंगे तभी रिएक्शन होगी, और ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है, ज्यादा रिएक्टिव वाला जो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है, ठीक है। ठीक है, तो इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। इसके बाद अब अगले वीडियो में हमारा एक और टाइप है रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा, उसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।